और सरल के साथ साथ मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो भी आप कह सकते हो कि आप हर बार आरएस के एग्जाम में तो लगभग एक बार छोड़ गया, लगभग हर बार ही कोई ना कोई क्वेश्चन प्री या मेंस के अंदर पूछ लिया जाता है। और इंटरव्यू क्लासेस के अंदर तो खूब ही इंपॉर्टेंट रहता है, एकीकरण के चरण पूछने की बातें, रियासतों का विलय कैसे हुआ। और आज विजय सर मुझे कह रहे थे कि यार तू एकीकरण पढ़ा दे वीडियो के अंदर। बच्चे जो इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू वगैरह के लिए आते हैं, यार कोई पर्सनल गाइडेंस के लिए आता है, तो उनको यार ये चीजें नहीं आती, एकीकरण वाली बातें भूल गए शायद वो पढ़ते हुए, तो एक बार थोड़ी सी रिकॉल हो जाएगी। तो सोचा क्यों ना आज इस एकीकरण पे बना लिया जाए। आप सब जानते ही हैं, मेरे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि टॉपिक खूब इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़ लेना। और मैं तो कहता हूँ कि एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन राजस्थान का एकीकरण तो हर राजस्थान के बंदे को तो पता ही होना चाहिए कि आखिर हम बने कैसे। अपना उद्भव, अपना जन्म, अपनी उत्पत्ति, इसके बारे में किसी बंदे को नहीं पता हो फिर मतलब ही क्या हुआ। तो वो सब चीजें अपने को जानने को मिलेगी। तो आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, राजस्थान का इंटीग्रेशन कैसे। तो बड़ी बात है, इंटीग्रेशन क्या, राजस्थान का इंटीग्रेशन मतलब क्या बात हुई, किसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है। राजस्थान है, बना हुआ राजस्थान है, उसमें आप क्या करोगे। नहीं, ऐसा नहीं था कि जब अपना देश आजाद हो रहा था, जब भारत आजाद हो रहा था, उस समय अपना राजस्थान आज जैसा राजस्थान नहीं था। इसका ये जो राजस्थान नाम ही है, एक किसी वीडियो में पहले भी मैंने जिक्र किया था, ये नाम ही इसका राजस्थान जो है वो हम बड़े तौर पर ये मानते हैं कि जेम्स टोड, जिसको आप राजस्थान के इतिहास का जनक कह सकते हो, कोटि कोटि वंदन उस व्यक्ति को कि इंग्लैंड से आया हुआ एक व्यक्ति, और उसने राजस्थान के इतिहास के शोध में इतना गहन रुचि ली कि मोटे मोटे पोथे रच के गया वो। और कालांतर में हम उसी की किताबों के आधार पर राजस्थान की रिसर्च को आगे बढ़ा पाए थे। राजस्थान का जो पुरानी हिस्ट्री थी उसको हम ढंग से लिख पाए थे। हालांकि बाद में और खूब अच्छा काम गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, दशरथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने खूब अच्छा काम किया उस पर आगे। लेकिन जेम्स टोड इस मामले में अपने आप में माइलस्टोन है जिसने ये काम किया था। तो जेम्स टोड सबसे पहले जब अपनी बुक लिखता है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान वर्ड यूज के अंदर लेता है। वरना अपने यहाँ पर अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। कोई रियासत मारवाड़ थी, मेवाड़ थी, टोंक थी, भरतपुर थी, धौलपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, अलग अलग रियासतों के नाम हुआ करते थे। रियासत मतलब अपने आप में एक देश, अपने आप में एक संप्रभु देश हुआ करता था वो। इन सबको मिला के जो एक स्पेस बनाया गया, इन सबको मिला के जो एक स्टेट बनाया गया था, उस स्टेट को आज हम राजस्थान कहते हैं। कि भले ही पहले इसका नाम राजस्थान नाम से हम एग्जैक्टली ऐसा नाम इसका नहीं देखते। हम कहते हैं जेम्स टोड ने भी जब इसको राजस्थान कहा था तो हम कहते हैं कि वो राजस्थान या रायथान शब्द इसके लिए यूज में लेता है, जिसका मतलब होता है राजाओं का स्थान, राजाओं के स्थान के रूप में इसने यूज में लिया था। इससे भी पहले एक अंग्रेजों के एक जो अंग्रेज भड़ाइती सैनिक था जॉर्ज थॉमस, और जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड यूज के अंदर लिया था सबसे पहले। तो राजपूताना वर्ड यूज में लेता है, बाद में जेम्स टोड जो था वो इसके लिए राजस्थान वर्ड यूज में लेता है। हालांकि हमें और भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि इससे पहले भी कई जगह हम राजस्थान वर्ड देखते हैं। कि हम पढ़ते हैं कि जोधपुर के राजा ने और जयपुर के राजा को लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर वो लिखता है कि हमें राजस्थान को मराठों से बचाना है। तो वो जब राजस्थान को बचाने की बात कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर कुछ था तो सही कि ये जो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ये जो एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन जो भी है, इसको हम राजस्थान कहते हैं। लेकिन फिर भी पर्टिकुलर स्टर्म का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसमें अलग अलग देश हुआ करते थे। अब वो कितने देश थे क्या, बेसिकली हम कहते हैं कि 19 रियासतें थी राजस्थान के अंदर, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। ठिकाने मतलब छोटी रियासत है आपका, जो कि कई बार क्या होता था भाई, किसी भी एक रियासत जो हुआ करती थी उस रियासत में खूब सारे ठिकाने हुआ करते थे। किसी राजा के अंडर में खूब सारे सामंत हुआ करते थे, और उन सामंत के पास में जो भी भूमि होती थी उसको हम ठिकाना या जागीर कहा करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद में कई बार ऐसा हुआ कि उस सामंत की या उस जागीरदार की राजा के साथ बंद हो गई, अंग्रेजों के साथ में थोड़ी डंकी बनती थी, तो अंग्रेजों ने उस सामंत को कह दिया कि तू भाई साहब आज से अलग, तेरा दाना पानी अलग, तेरा चूल्हा अलग, तू इनसे अलग हो जा। और एक तरीके से उनको अलग से दर्जा दे दिया करते थे, अलग से स्टेटस दे दिया करते थे। तो ऐसे 3 ठिकाने हुआ करते थे अपने, एक लावा था, एक कुशलगढ़ था, और एक नीमराना था। आप 3 अलग से नाम याद रखना, कोई पूछ लेंगे कि राजस्थान में से 3 ठिकाने, या आपका दो अर्ध रियासत कह सकते हो, आप सेमी स्टेट कह सकते हो इनको, कौन कौन से 3 थे। तो एक लावा था, एक कुशलगढ़ था, और एक नीमराना था। आप जब पढ़ो तो आप थोड़ा और चेक करना कि इनकी लोकेशन अब कहाँ पे पड़ते हैं। मैं आगे पढ़ूंगा तो मैं और बता दूंगा आपको, पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, चीफ कमिश्नरी बोला करते थे, एक ये चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। इनको चीफशिप भी बोलते थे, ठिकाने जो हुआ करते थे इनको चीफशिप भी कहा जाता था।
इंग्लिश में इनके लिए चीफ सिप वर्ड यूज में लिया जाता था। एक चीफ कमिश्नरी थी, यहाँ पे चीफ कमिश्नर बैठता था, इसलिए चीफ कमिश्नरी थी। ये था अजमेर मेरवड़ा। अजमेर मेरवड़ा वाला जो इलाका था, इस पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। मतलब कुल मिलाकर राजस्थान में तीन ऐसी चीजें थी, एक वे जिन पे राजाओं का अधिकार था, रियासत, एक वे जिन पे सामंतों का अधिकार था, ठिकाने, एक वह क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। अजमेर, पृथ्वीराज चौहान जब तराइन का सेकंड युद्ध हार जाते हैं, उसके बाद से अजमेर लगभग राजस्थान में उस शक्ति के पास में रहा जो दिल्ली पर राज करती थी, या नहीं रहा तो उन्होंने लेने के प्रयास जरूर किए कि अजमेर उनके पास में रहे, क्योंकि अजमेर अपने सेंटर में पड़ता था और यदि अजमेर पे कब्जा कर लिया जाए तो उसके माध्यम से पूरे राजस्थान पे कब्जा किया जा सकता था। इसलिए ये वर्ड ही पड़ा कि अजमेर को हम राजस्थान का हृदय कहते हैं, कि भाई वहां से राजस्थान का शासन किया जाना संभव था। और ये तो 1956 में बाद में जाके अजमेर का विलय किया गया। अजमेर का विलय बहुत लेट हुआ था। यदि अजमेर का विलय जल्दी होता तो संभवतः ऐसा हो सकता था कि राजधानी जयपुर की जगह अजमेर रख दी जाती। और हम आगे के चरण में और बताऊंगा कि जब अजमेर विलय भी किया गया था तब भी ये बात आई थी कि राजधानी को अजमेर बनाया जाना चाहिए बनिस्बत जयपुर की। तो वो उस समय एक अपने चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था। ये सब चीजें मिला के और अपने राजस्थान का एकीकरण किया गया, राजस्थान बनाया गया। तो कुल मिला के 19 रियासतें हैं, 3 ये ठिकाने हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 19, 3, 22 और एक 23। इन 23 चीजों को मिला के अपना राजस्थान बना। इसलिए हम इसको कहते हैं राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का इंटीग्रेशन, राजस्थान का यूनिफिकेशन। तो किस किस के माध्यम से होता है ये रियासतें कौन सी थी, अभी सारे नाम आगे आएंगे धीरे धीरे, तो हम और पढ़ लेंगे कौन कौन सी रियासतें थी। अब भारत में हम कहते हैं कि लगभग 562 के आसपास में टोटल रियासतें हुआ करती थी। तो क्या अंग्रेजों ने पहले कभी प्रयास नहीं किए कि इन रियासतों का विलय किया जाए? किए उन्होंने। 1935 का जो अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके अंदर बाकायदा कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांतों को और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए, एक ऑल इंडियन फेडरेशन बनाया जाना चाहिए। फेडरेशन में कौन कौन शामिल हो, तो उसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल है वो शामिल हो, और प्रिंसली स्टेट्स जहां पर राजाओं का रूल है उन सबको शामिल किया जाए। पर उन्होंने जो देसी रियासतें थी उनके लिए कुछ कंडीशंस लगाई और उन्होंने कहा कि देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो फेडरेशन में आ सकती है, चाहे तो फेडरेशन में नहीं भी आ सकती है। तो कुछ शर्तें लगा के छोड़ दी। अब जब किसी राजा को यह कह दिया गया कि तेरे जी में आए तो मिल जा, तेरे जी में आए तो मत मिल, तो राजा ने कहा जी में आई नहीं रही। कौन अपने संप्रभु देश का दूसरे में विलय करना चाहेगा? इसलिए राजाओं ने इंटरेस्ट लिया। जब राजाओं ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो उस जिस संघ की परिकल्पना की गई थी 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, वो क्रियान्वित नहीं हो पाया, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। याद रखना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि 1935 के अधिनियम में संघ की बात की गई थी लेकिन संघ नहीं बन पाया था, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण राजाओं की अरुचि थी, राजाओं का इंटरेस्ट नहीं लेना था, कि वो शामिल नहीं होना चाहते थे। उसके बाद में 1939 में 1939 में अपने यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथ को, उन्होंने भी समझाया और उन्होंने कहा भाई साहब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बयार आ रही है, सब तरफ ऐसी बातें चल रही है, आप कब तक अलग बैठे रहोगे? छोटे छोटे अपने अपने घर बना के बैठे हुए, इससे अच्छा एक बड़ी यूनियन में शामिल हो जाओ, एक बड़े फेडरेशन के अंदर आप शामिल हो जाओ। लेकिन अपने राजाओं ने तब भी उनकी बातें नहीं सुनी। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में जब बातचीत चल रही थी, या मैं ये कहूं कि भारतीय प्रतिनिधियों के और अंग्रेजी सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी, आपने नाम सुना होगा कि उसमें क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, इनमें भी बार बार थोड़ी बहुत बातों के रद्दोबदल से ये बात थी कि जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो रियासतें यूनियन के अंदर जाएंगे। हालांकि शर्तें लगा दिया करते थे लेकिन कहीं ना कहीं यूनियन में जाने की बात जरूर थी। तो अंग्रेज पहले से प्रयास तो कर रहे थे कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, तो ये प्रयास पहले से शुरू हो गए थे। तो थोड़ा सा लिनलिथ को वाला नाम याद रख लेना, कभी को पूछे कि कौन सा जो गवर्नर जनरल था वो इसके लिए थोड़े प्रयास करता है, तो लिनलिथ को नाम के गवर्नर जनरल ने इसके लिए प्रयास किए थे कि इन सबको मिला के और अलग से यूनियन के अंदर इनको डाला जाना चाहिए, रियासतों का विलय किया जाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, इससे सीधी सीधी बोल बच्चन है ये, तो आगे काम की बात। और अब ये अंग्रेजों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, वो अपने वालों ने ऐसे कोई प्रयास किए? अपने वालों को जब ये पता चला, जब यहाँ पे कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन ने बाद में कहा कि रियासतों का विलय हम भारतीय संघ के अंदर करना चाहते हैं, तो अपने वाले राजाओं को लगा यार अपने को सीधे सीधे उधर भेज देंगे ये तो अपने वाले राजाओं में जो मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह जी ने दिमाग लगाया। मेवाड़ महाराणा थे भोपाल सिंह, और उन्होंने अपने राजस्थान, जिसको अपने राजपूताना बोला करते थे, प्लस गुजरात अपने टच करता हो, और मध्य प्रदेश का वह भाग जो अपने को टच करता था उसको बोलते थे मालवा। जैसे आपने ये नाम सुना, नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, ये वाला जो पार्ट हुआ करता था मालवा। और उन्होंने ऐसा यूं कहा, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने कहा कि राजस्थान की रियासत है,
गुजरात की रियासत है और मालवा की रियासत है। इन सबको मिला के एक राजस्थान यूनियन बना ली जानी चाहिए, एक राजस्थान संघ बनाया जाना चाहिए। ये कोई पूछ लेगा कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव कौन से महाराणा द्वारा दिया गया था, तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा दिया गया। कहां कहां की रियासतें शामिल होनी चाहिए, तो राजपूताना की, राजस्थान की, गुजरात की रियासतें और मालवा की रियासतें। और इनके लिए बाकायदा एक मीटिंग बुला ली। अब मेवाड़ के महाराणा थे, उनकी राजधानी उदयपुर थी, तो मीटिंग कहां बुलाएंगे, उदयपुर में, तो उन्होंने उदयपुर में इसके लिए एक मीटिंग में बुला ली। 25-26 जून 1946 को मीटिंग बुलाई। 22 राजा इकट्ठे, 22 राजा भी है। उन्होंने ये बात समझाई उनको, और बात समझा कर यार ये देख लो थोड़ा सा, इस प्रकार से हमें काम करना। राजा ने कहा सोचेंगे, हम सोच के आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पर राजा इसके लिए बड़े उतावले थे, उनको लगता था यार फटाफट ये यूनियन वगैरह बना ली जाए। उनका कहना था कि हम सारी रियासतें मिलकर राजस्थान यूनियन बना लेंगे, अलग से अपना एक सेपरेट यूनिट बना लेंगे, उसके बाद भारत पाकिस्तान या जो कुछ भी होगा उसके अंदर ढंग से बार्गेनिंग करने की हालत के अंदर रहेंगे। अपने मिलना है नहीं मिलना है, मिलना है तो कितनी शर्तों के साथ मिलना है, अपने को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सब बातें अपने ढंग से कर पाएंगे, इसलिए हम सबको एक हो जाना चाहिए। पर राजाओं के मामला दूसरा हुआ करता था। प्रत्येक राजा अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते थे, सुपरमेसी का भाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए कोई भी राजा किसी दूसरे के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था। इसलिए राजा उनका हम सोच के जवाब देंगे। राजा जी उतावले थे, राजा जी ने हाथों हाथ अपना एक संवैधानिक सलाहकार बनाया, के.एम. मुंशी। नाम सुना होगा आप में ज्यादातर लोगों ने के.एम. मुंशी का नाम सुना होगा। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी अपने बड़े संविधान वेता हुए, उनको अपना संवैधानिक सलाहकार बनाया था महाराणा ने, महाराणा भूपाल सिंह ने। और उनको पूछा गया क्या करना चाहिए। के.एम. मुंशी ने कहा प्लान शानदार है और आप तो इन सबको मिला के और एक बना लो और इसमें आपकी चलेगी, आप इसमें सर्वे सर्वा हो जाओगे। तो के.एम. मुंशी के कहने पर वापस मीटिंग बुलाई, अगले साल 23 मई को वापस मीटिंग बुलाएगी और वापस मीटिंग बुला के उन राजाओं को फिर समझा कि यार हमें ये बात कर लेनी चाहिए। बाकी वाले राजा तो फिर भी मानने के लिए तैयार से थे कि यार कर लेते हैं ऐसा। पर ये 3 राजा, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर, इन राजाओं ने कहा कि नहीं साहब हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने आप को उदयपुर वालों के समकक्ष समझते थे और उनको लगता था कि यार यदि हम इसमें शामिल हो गए तो उदयपुर के महाराणा की पोजीशन अपने से ऊपर रहेगी और अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं उनके नीचे आ जाएगी। तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा भाई नहीं हम तो नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा आप एक नाम याद रखना। कोई पूछे कि भाई राजस्थान के कौन से महाराणा ने के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार बना लिया था, एक वीडियो पहले भी मैंने बताया था इस बारे में, शायद मेवाड़ प्रजामंडल वाला वीडियो, उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी अपने जिनको कहते हैं उनको अपना बना। तो मुंशी नाम से मुझे ये बात याद आई, अभी थोड़े दिन पहले प्रेमचंद जी की जयंती मना रहे थे, तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े अपने साहित्यकार हुए, बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है, आप सब लोग भी जानते होंगे, आपने उनकी कोई गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन आदि कोई उपन्यास उनका पढ़ा होगा, या ये नहीं भी पढ़ा तो छोटी क्लासों में कभी बूढ़ी काकिया, ईदगाह जैसी कहानियां तो पक्की पढ़ी होगी, उनमें हम मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं, जानते ही हैं, और नाम तो कम से कम भारतीय का सुना हुआ होता है मुंशी प्रेमचंद। उनके नाम क्या मुंशी क्यों लगा हुआ, उनका नाम तो प्रेमचंद था, हम जानते हैं उनका ओरिजिनल नाम तो कोई धनपत राय था, लेकिन अंग्रेजों ने जब उनका सोजे वतन नाम का एक उपन्यास जब्त कर लिया था, उसके बाद वो प्रेमचंद नाम से लिखने लग गए थे। अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कि प्रेमचंद और के.एम. मुंशी दोनों मिलके एक मैगजीन निकाला करते थे, हंस नाम की एक मैगजीन निकाला करते थे, प्रेमचंद और मुंशी जी दोनों मिलके, दोनों उसके संपादक थे, के.एम. मुंशी भी उसके संपादक थे और प्रेमचंद जी भी उसके संपादक थे। तो संपादक का जहां पर नाम आता वहां पर लिखा होता कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कोमा प्रेमचंद, नाम लंबा हो रहा था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो कहा यार कन्हैयालाल माणिक्यलाल छोड़ दो, खाली लिख दो मुंशी कोमा प्रेमचंद। तो संपादक के नाम की जगह लिख दिया गया मुंशी कोमा प्रेमचंद। धीरे धीरे कोमा हट गया तो नाम हो गया मुंशी प्रेमचंद। लोगों ने समझा प्रेमचंद जी के नाम के आगे लगा हुआ है, तो उनके नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद जी हो गया। तो आपसे ध्यान रखना आपने, वो जो उनके नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद में मुंशी लगा हुआ है, वो वास्तव में मुंशी के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इनकी वजह से उनके नाम के आगे वैसा हो जाता है। पर